हेलो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो कोई इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, डाटा है हमारे एग्जाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है दलाई लामा के बारे में। उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि जो तिब्बतियन एरिया है बेसिकली जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तो तिब्बतियन एरिया को ये कम्प्लीटली ऑटोनॉमी चाहते हैं, बल्कि उसको सेपरेट नहीं करना चाहते चाइना के साथ में। चाइना और तिब्बत की अगर हम रिलेशनशिप की बात करें स्टूडेंट्स, 1914 के समय जो बाउंड्री डिमार्केशन एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था। उस समय में चाइना की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में जो तिब्बत की अथॉरिटीज़ भी वहाँ पे प्रेजेंट थी जब इंडिया के साथ में उस एग्रीमेंट को साइन किया गया था, तब दोनों ही कॉलोनी हुआ करते थे। और आप देखिए कि ये एग्रीमेंट कहाँ पे साइन हुआ था, शिमला के अंदर में। तो शिमला एग्रीमेंट जब साइन हुआ बाउंड्री डिमार्केशन के रिगार्डिंग में, उस समय में चाइना तिब्बत की अथॉरिटीज़ के द्वारा भी वो सिग्नेटरी हैं और इंडिया। बाद में आप देखिए कि 1950 के समय चाइना के द्वारा जो मैकमोहन लाइन है, चाइना के द्वारा जो मैकमोहन लाइन है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। और मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज करने के साथ ही जो तिब्बतियन एरिया है उसके अंदर प्रोसिक्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं ये लोग। अब देखिए कि 1959 के समय जो तिब्बतियन कम्युनिटी है वो इंडिया के अंदर शरण लेती है, इंडिया के अंदर आती है। आप देखिए कि हमने कुछ दिन पहले वासुदेव कुटुंबकम, क्या इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है, हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट है उनके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंप्लीट जो अर्थ है उसको हम एक फैमिली का पार्ट मानते हैं। तो उसके अंदर आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जो इंडिया के अंदर ही उनका आपको जो ओरिजिन है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें बुद्धिज़्म के बारे में, जैसे कि हम बात करें अगर जैनिज़्म के बारे में, और हिंदुइज़्म जो सनातन धर्म है वो भी आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि जब हमारी जो पारसी कम्युनिटी है उनका प्रोसिक्यूशन हुआ 12th एंड 13th सेंचुरी के समय, तो वो भी इंडिया के अंदर काफ़ी सारे आए और इंडिया ने उस समय में वन अर्थ वन फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वासुदेव कुटुंबकम का, उन सभी लोगों को शरण दिया। प्रेजेंट समय में आपको जो गुजरात का रीजन है, महाराष्ट्र का जो रीजन है, वहाँ पे जो पारसी कम्युनिटी है वो देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जब जूइस का लोगों का प्रोसिक्यूशन हुआ था तो उस समय कुछ जूइस भी इंडिया के अंदर में आए थे। तो जूइस पीपल बेसिकली आपको मुंबई और गुजरात के एरिया के अंदर ही वो देखने के लिए मिलते हैं। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होगा कि ये मैक्सिमम जो लोग माइग्रेट करके या रिफ्यूजी की तरह जो लोग आए वो यही इसी एरिया के अंदर क्यों देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि स्टूडेंट्स लेटर फेज में जो शिप है, जो ओशियन के थ्रू जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टार्ट हो गया था, तो उस समय में ये जो लोग आते थे इसी एरिया के अंदर आपको जो बेटर वे में जो कनेक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलती है। आज भी जो हमारे पोर्ट हैं इसी एरिया के अंदर सिचुएटेड हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन के समय से पोर्ट यहाँ पे थे। आप देखिए कि हमने लोथल इन सभी के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी डिस्कस किया है। तो डेट्स ऑल अबाउट द कि वो जो हमारा हिस्ट्री रहा है इंडिया के द्वारा बाहर से जो लोग आते हैं उनको शरण देने का, उनको यहाँ पे एक्सेप्ट करने का, वन अर्थ वन फैमिली या वासुदेव कुटुंबकम कॉन्सेप्ट के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो एट्रोसिटीज़ हैं जो तिब्बत का एरिया है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो इंडिया ने 1959 के समय उनके जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा बेसिकली इनका नेम नहीं है, इनका ओरिजिनल नेम डिफरेंट है। दलाई लामा एक पोस्ट है। जैसे आप हमारा जो हिंदुइज्म है या सनातन धर्म है उसके अंदर भी अगर आप बात करोगे स्टूडेंट, तो आप देखिए कि हमारे वहाँ पे एक शंकराचार्य का एक पोस्ट होता है। शंकराचार्य मीन्स वो एक हाईएस्ट पोस्ट है जिसके ऊपर रिकॉग्नाइज किया जाता है। इनिशियल फेज में जो आदि शंकराचार्य हैं उनके द्वारा अलग अलग जगह पे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया था, जिनके अभी हमने जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है उसके बारे में भी डिस्कस किया था, जो मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट दलाई लामा का, आप देखिए कि अभी 1959 में जब इंडिया के अंदर आए तो ये कहाँ पे इनको रखा गया था, इनको रखा गया है धर्मशाला के अंदर में। धर्मशाला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है धर्मशाला। आप देख लीजिए इनके द्वारा एक डिमांड की गई है, इनके द्वारा इनकी बेसिकली एक इच्छा है, किसी भी माइग्रेंट पर्सन की एक इच्छा होती है कि बेसिकली उनका जो लोकल प्लेस है वहाँ पे ये विजिट करें। तो इन्होंने अपनी जो लासा नाम की जो जगह है, लासा नाम की जो सिटी है, जो कैपिटल है तिब्बतियन एरिया का, तो उस लासा के अंदर इन्होंने विजिट करने की जो इच्छा है वो रखी है कि मैं लासा कभी वहाँ पे जाऊँ। आपको तिब्बतियन एरिया से रिलेटेड इनका न्यू ईयर का फेस्टिवल भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। एक लोसर नाम का जो फेस्टिवल है, हमारा जो दिसंबर का जो समय होता है, नवंबर दिसंबर का समय, उस समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको हमारा जो लद्दाख का रीजन है उसके अंदर भी देखने के लिए मिलता है, सिक्किम के अंदर भी लोसर नाम का
फेस्टिवल है जो तिब्बतियन कम्युनिटीज़ के द्वारा न्यू ईयर के पर्सपेक्टिव में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको इंडिया के अंदर हर एक जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हर एक स्मॉल से स्मॉल टाउन के अंदर विंटर के जो कपड़े होते हैं, विंटर के जो क्लोथ होते हैं, वो सेल करने में बेसिकली ये कम्युनिटी आपको देखने के लिए मिलती है। 1987 के बाद में इंडिया ने जो नए तिब्बतियंस इंडिया के अंदर जो बोर्न हुए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी गई है। तो यहाँ पे एक इनके रिगार्डिंग में एक डिससेटिस्फैक्शन है कि हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं बट हमको जो सिटीजनशिप है वो नहीं दी गई है। डेट्स ऑल अबाउट द तिब्बतियन कम्युनिटी के बारे में जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे बात की गई है कि दलाई लामा हैं जो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर विजिट करेंगे, जैसे कि डोकलाम के बारे में बात की गई, लद्दाख के अंदर भी ये विजिट किए थे कुछ समय में, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया के अंदर भी जाएंगे। तो आपको मोनेस्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। एक बार यूपीएससी ने 2014 के अंदर मोनेस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था। एक और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जिसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स। कर्नाटक के अंदर एक रीजन है, मैसूर जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, वहाँ पे एक रीजन है बेलकुप्पे, बाइलाकुप्पे नाम का एक जगह है, बाइलाकुप्पे नाम की एक जगह है, बाइलाकुप्पे। अब ये कहाँ पे दिया गया है, जो पेज नंबर 10 बताया गया है वहाँ पे मेंशन है। बाइलाकुप्पे कहाँ है, कर्नाटक के अंदर में मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे ये विजिट करेंगे और वो सेकंड प्लेस है आफ्टर द धर्मशाला, जहाँ पे जो तिब्बतियन कम्युनिटी है वो सेकंड नंबर पे पाई जाती है उस प्लेस में, आफ्टर द धर्मशाला के बाद में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो तिब्बत की हमने बात की, तो तिब्बत का क्या इंपॉर्टेंट रोल है तिब्बतियन प्लेटू का इंडियन मानसून के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे सपोज कीजिए तिब्बतियन प्लेटू लोकेटेड है। जब हमारा जो समर का समय होगा, जितनी यहाँ पे समर के समय जो तिब्बतियन प्लेटू है वो हीट होगा, उतना ही अच्छा हमारे यहाँ पे जो मानसून है वो देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ पे अगर हीट होगा तो लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा और यहाँ पे जो समुद्र के पास में जो हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और साउथ वेस्ट मानसून का जो विंड का जो फ्लो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए, उस मूवमेंट के अंदर ये हेल्प करेगा। अब हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है जो इंडिया के अंदर आपको ओकेजनली 3-4 मंथ्स के समय देखने के लिए मिलता है, ये भी मानसून का एक पैटर्न का भी एक स्टडी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि 3-4 मंथ के अंदर कंटिन्यूस बारिश थोड़ी आपको देखने के लिए मिलती है। क्या तो इनिशियल फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगी, या जब मानसून विड्रॉ होता है उस समय में आपको बारिश है। जैसे इस साल की भी अगर हम बात करें, दिस ईयर की अगर हम बात करें, तो अगस्त का जो मंथ है वो कम्प्लीटली ड्राई था। अल्नीनो का इफेक्ट है वो देखने के लिए मिला इस साल। अल्नीनो की वजह से अगस्त के अंदर में जो डेफिसिट मानसून है, डेफिसिट है वो देखने के लिए मिला है। मानसून जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा कम रही। उसी की वजह से आप देखें कि कावेरी का जो इश्यू है वो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है, उसके अंदर भी मानसून का ही इम्पैक्ट है। अगर हम बात करें जो साउथ वेस्ट मानसून है वो विड्रॉल का अब समय आ चुका है। विड्रॉल का समय आप देखिए, विड्रॉल का समय जब आएगा, जब हमारा अगर हम बात करें हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके विड्रॉल के अंदर में यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने का मीनिंग क्या है कि अब बारिश जो रेनफॉल विंड्स हैं वो वापस से लौटेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए, यहाँ से फिर वो दोबारा से मॉइस्चर गेन करेंगी और ये जो पार्ट है हमारा जो कोरामंडल कोस्ट है उसको ये बारिश देंगी। जो कावेरी का बेसिन का हाफ जो हिस्सा है उसको जो बारिश है वो आपको रिट्रेटिंग मानसून के थ्रू देखने के लिए मिलती है। हमारा ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है राजस्थान गुजरात, उसके थ्रू ये विड्रॉ होता है। आपको यहाँ पे हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा ईयर है इनका इस्टेब्लिशमेंट का, क्या 1875 है, ये आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आती है ये ऑटोनोमस बॉडी, जिसके द्वारा हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल पैटर्न है, जो भी मौसम से रिलेटेड एडवाइजरी हैं वो इश्यू की जाती हैं इनके द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था कि मूडी नाम की जो रेटिंग एजेंसी है उनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई कि इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है हॉट एंड ह्यूमिड, उसके अंदर में बेसिकली आधार जो प्रोग्राम है वो अच्छे से नहीं वर्क करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस रिपोर्ट को कम्प्लीटली गलत बताया गया है कि फैक्चुअल डाटा नहीं है, कोई भी ब्रीच ऑफ यहाँ पे डाटाबेस नहीं है इंडिया के आधार कार्ड के अंदर में, या आधार का जो डाटा गवर्नमेंट के द्वारा स्टोर किया जाता है उसके अंदर ब्रीच ऑफ डाटा का कोई भी केस नहीं है। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे जो बिलियंस लोग हैं वो ट्रस्ट किए हैं इस आधार प्रोग्राम को, और इस आधार प्रोग्राम को ही जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर बनाना है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका एक बेस के रूप में माना गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा में,
कि उसका एक बेस है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके रिगार्डिंग में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रिगार्डिंग में। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो उनके बारे में कहा गया कि ये जो मिडिल मैन है उनका, मिडिल मैन का जो भी करप्शन हुआ करता था उनको रिमूव करने के काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा उनके द्वारा बात किया गया कि हम जो हमारी जो सब्सिडीज़ है उसको ट्रांसफ़र करने के समय में यहाँ से बिल्कुल भी जो है हमारा जो ऑथेंटिकेशन है, किसी भी एक पर्सन का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वो ज़रूरी नहीं है। डायरेक्टली उसके अकाउंट में जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू पैसा है वो सप्लाई किया जाता है। तो ये आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा कि जो भी कोई रिपोर्ट आएगी जिसमें इंडिया का कोई डाटा ख़राब होगा, रैंकिंग अच्छी नहीं होगी, तो मिनिस्ट्रीज के द्वारा उसको कम्प्लीटली उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया जाएगा कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कोई भी उनके द्वारा क्रिटिक हो, कोई भी स्टेटमेंट हो। ये कंटिन्यूस आपको हर एक इंडेक्स में, हर एक चीज़ में देखने के लिए मिलेगा प्रेजेंट समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर जो टीचर के द्वारा स्टूडेंट के ऊपर जो कम्युनल रिमार्क है वो सब किए गए। तो यहाँ पे जो बेसिकली आईपीसी का जो सेक्शन 153 है उसको लगाने की बात की गई है। 153 बेसिकली दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो एनोनिमिटी है उसको क्रिएट करने का जो प्रयास है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में, बात किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो आर्टिकल 21 है, जो हमारा आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 21 का जो केस है इसको कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था। कौन सा केस है ये आप बताओगे? क्या उन्नति मिश्रा है या कौन सा केस है जिसके थ्रू ये आर्टिकल 21 है एग्जिस्टेंस के अंदर में आया? फिर उसके बाद में रामा मूर्ति कमेटी बनती है, राइट टू एजुकेशन आता है, उन सभी के बारे में और इसके एज ग्रुप के बारे में भी पता करना है स्टूडेंट्स। आर्टिकल 21 के अंदर जो एज ग्रुप है वो क्या है, 6 to 14 है या 0 to 6 है? ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आर्टिकल 45 के अंदर हमारा जो एज ग्रुप है वो क्या है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो 51A आर्टिकल है उसका कौन सा क्लोज है जिसके अंदर में इसको जो एजुकेशन है उसको बताया गया है और उसके अंदर जो एज ग्रुप है वो क्या है, ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है और आपको एज ग्रुप पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स इनके बारे में। इसके अलावा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसके थ्रू एजुकेशन है उसको यहाँ पे ऐड किया गया है, ये एज ग्रुप है उसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, हमारे एक एक्टिविस्ट है मेधा पाटकर मैम, उनके बारे में है। उनके द्वारा कहा गया है कि जो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो तीस्ता वाटर ट्रीटी है उसको एक्सेप्ट किया जाए। तीस्ता वाटर ट्रीटी को एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ में। हमने तो बांग्लादेश लिबरेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उसके साथ रिलेशन अच्छे से इस्टेब्लिश हो। तीस्ता रिवर के बारे में हम बात करेंगे। तीस्ता रिवर स्टूडेंट्स का इसका जो ओरिजिन है वो आपको देखने के लिए मिलता है सिक्किम के अंदर में। तीस्ता का जो ओरिजिन कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर में। और अगर हम सिक्किम के अंदर भी बात करें तो सिक्किम के अंदर एक एरिया है चोंगथोंग एरिया है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। सिक्किम के अंदर एक एरिया है चोंगथोंग एरिया है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। अगर हम प्रॉपर एरिया के बारे में ही बात करें चोंगथोंग वैली के अंदर या प्लेटू के अंदर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो आप देखिए कि वहाँ पे सो लामो नाम का एक लेक है जहाँ से ये तीस्ता रिवर है वो फ्लो करती है। उसके बाद में ये जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम है, सिक्किम के बाद में वेस्ट बंगाल का एरिया है जिसके अंदर ये फ्लो करेगी। बाद में ओरिजिनली ये जो पद्मा के अंदर ये मर्ज हुआ करती थी, ओरिजिनली पद्मा के अंदर मर्ज हुआ करती थी। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, जो हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा का ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। अभी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसका जो फ्लो का एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से डिसाइड होगा कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बेसिकली इस एरिया से ज्वाइन करेगी, क्योंकि सिक्किम यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल का ये एक्सटेंडेड पार्ट है जो दार्जिलिंग का एरिया है। दिस इज ऑल अबाउट द तीस्ता वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कस किया। इसके ऊपर काफ़ी सारे जो बैराज हैं वो बनाए गए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर मेधा पाटकर मैम के बारे में बात करें तो इनका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मूवमेंट है इंडिया के अंदर में। 1960s के समय में इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, 1960s के समय में नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये किसके लिए चलाया गया? सरदार सरोवर जो डैम है उसके अगेंस्ट में इन्होंने चलाया था कि अगर ये डैम बनाया जाएगा तो काफ़ी सारा एरिया है वो सबमर्ज होगा, काफ़ी सारा एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा। स्टूडेंट्स 1960 के समय चलाया गया। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो फंडिंग दी जानी थी सरदार सरोवर डैम के द्वारा,
उस फंडिंग को विद होल्ड कर लिया गया था। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे इन्होंने बेसिकली महाराष्ट्र का एक रीजन है, महाराष्ट्र का एक नंदुरबार नाम की जो जगह है, नंदुरबार के बारे में आप रीड करना। अभी उससे रिलेटेड एक रिपोर्टिंग में इंडियन एक्सप्रेस की जो जर्नलिस्ट है उनको काफ़ी बेस्ट अवार्ड मिला था, क्योंकि नंदुरबार का जो एरिया है, महाराष्ट्र हमारा कंट्री का अगर हम बात करें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। सपोज कीजिए कंट्री का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो आपको महाराष्ट्र से देखने के लिए मिलेगी। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंस है, एक इंपॉर्टेंट पिलर का रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी के अंदर में। पर अगर हम उस नंदुरबार एरिया के बारे में बात करें, जो आपको कंप्लीटली गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में एक एरिया है। आप देखिए कि सपोज कीजिए ये गुजरात का एरिया है, ये मध्य प्रदेश का एरिया, तो यहाँ पे जो नंदुरबार है, यहाँ पे नंदुरबार है, तो नंदुरबार के बारे में आप रीड करना। वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे जो सरदार सरोवर डैम है उसकी वजह से क्या उसके ऊपर इफेक्ट हुआ है, वहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे इश्यू देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द तीस्ता वाटर ट्रीटी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स वो तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव में है। तमिलनाडु के अंदर आप देखिए कि पिछले 1 साल से वहाँ पे जो टेम्पल अथॉरिटीज़ हैं प्लस में जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट चल रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट में। काफ़ी सारे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अप्रोच किए गए कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सभी लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने का पर्सपेक्टिव किया गया है। जैसे कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको जो हिम्स हैं, जो टेम्पल के अंदर जो सॉन्ग है, म्यूजिक का जो कल्चर है, उसके अंदर में उडू वार्स के नाम से, ये हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो स्टूडेंट्स, तो उडू व्यार नाम से हिम्स का म्यूजिक है वो देने के लिए यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु का जो टेम्पल अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अप्रोच किया गया कि बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो आगमिक ट्रेडिशन है उसके अंदर में यहाँ पे ऐसे लोगों को ऐड कर लिया गया जो रिलीजियस इस वेलफेयर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, उनके द्वारा कोई भी यहाँ पे नॉलेज नहीं है रिलीजियस डिनोमिनेशंस की। तो वहाँ पे उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया है। दिस इज ऑल अबाउट द, तो यहाँ पे रिलीजियस डिनोमिनेशंस की जब भी बात होती है तो कौन सा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, कौन सा आर्टिकल है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि आर्टिकल 16 है एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव में, 3 उसके जो बेसिकली एक्सेप्शन हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन के, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। 16 है या कौन सा है एक्सेप्शन है रिलीजियस डिनोमिनेशन के पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कावेरी वाटर के बारे में है। कावेरी वाटर स्टूडेंट्स कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। आप देखिए कि कावेरी वाटर के बारे में अगर हम बात करें, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये दो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कर्नाटक को जो गाइडलाइन है वो इशू की गई थी कि 5000 जो क्यूसेक वाटर है वो आपको पर डे है वो रिलीज करना होगा। कर्नाटक के द्वारा यहाँ पे क्या बेसिकली आर्ग्यूमेंट दिया गया, कर्नाटक का आर्ग्यूमेंट ये था कि जो कावेरी रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ब्रह्मगिरी हिल्स हैं जो ताल कावेरी नाम की जगह है वहाँ से ओरिजिनेट करती है, कर्नाटक के अंदर ओरिजिनेट करती है स्टूडेंट्स, वेस्टर्न पार्ट के एरिया से। केरल का रोल नहीं है, बट केरल से जो काबिनी नाम की जो नदी है, काबिनी जो नाम की जो रिवर है, वायनाड का जो एरिया है वहाँ से इस जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कनेक्ट करती हैं इस एरिया को, इस कावेरी रिवर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तो उनके द्वारा स्टेटमेंट ये दिया गया कि जो साउथ वेस्ट मानसून है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, साउथ वेस्ट मानसून में काफ़ी सारा जो डेफिसिट है वो देखने के लिए मिला। साउथ वेस्ट मानसून के अंदर डेफिसिट है, डेफिसिट होने की वजह से हमारे पास ऑलरेडी पानी का कमी है। और इसके अंदर यहाँ पे बात किया गया कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु रिट्रेटिंग मानसून के थ्रू जो वाटर है वो रिसीव करता है कोरामंडल का कोस्ट, और जो कावेरी का जो हाफ बेसिन है वो भी यहाँ पे रिट्रेटिंग मानसून के थ्रू पानी है वो रिसीव करता है। तो तमिलनाडु का तो आने वाला समय है, हमारे पास यहाँ पे पानी की कमी है। इवन यहाँ पे ये बात की गई कि जो बेंगलोर नाम की जो सिटी है, बेंगलोर जो सिटी है वो कंटिन्यूस यहाँ पे वाटर के ब्रिंक के ऊपर है, कम पानी है, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम होगा। तमिलनाडु की जो डिमांड है वो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में है, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो डिमांड है इसको रिजेक्ट किया गया कि आप कंटिन्यूस पानी है उसका फ्लो कीजिए। आपके द्वारा जो पानी का जो डाटा है उसको यहाँ पे एग्जामिन किया गया कि जितना पानी रिलीज करना था उतना आपने वाटर को रिलीज नहीं किया है। डेट्स ऑल अबाउट द दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब यहाँ पे हम लिटिल बिट इस कावेरी के बारे में और 2-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो कावेरी का जो इश्यू है,
जब मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जब मैसूर का एरिया हुआ करता था, उस समय से कंटिन्यूस डिस्प्यूट के अंदर है। 1892 के समय, 1924 के समय भी ये इश्यू रहा कंटिन्यूस, और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1974 के समय ये इश्यू है फिर से यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर आने लगा, फिर से ये इश्यू है उसके ऊपर बात होने लगी। गवर्नमेंट के द्वारा कावेरी वाटर जो ट्रिब्यूनल है वो बनाया गया। कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल के द्वारा 2007 में उस ट्राइब्यूनल के द्वारा 2007 के अंदर जजमेंट दिया गया वाटर शेयरिंग के पर्सपेक्टिव में। 2018 में फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन किया गया था 136 आर्टिकल के थ्रू, 136 क्या है, स्पेशल लीव पेटिशन है, वो लगाई गई वाटर शेयरिंग के पर्सपेक्टिव में। तो आप देखिए कि 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ डाटा डिसाइड किया गया कि आप प्रॉपर वे में एग्जामिन कीजिए वाटर कितना है, कोई डिस्ट्रेस का समय है तो उस समय में वाटर कितना शेयर करना है, डेट्स ऑल अबाउट द, कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु की जो डिमांड है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो तमिलनाडु के अंदर राइस की कुछ वेराइटी हैं वो वहाँ पे उगाई जाने वाली हैं। राइस की कुछ वेराइटी हैं जो वहाँ पे उगाई जाएंगी इस समय में। तो अगर हम बात करें, एक तो आपको देखिए कि कुरुवई नाम का जो कुरुवई नाम की जो शॉर्ट टाइम का जो एक राइस का जो टाइप है वो वहाँ पे उगाया जाएगा उस एरिया के अंदर में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, वहाँ पे जो सांब नाम का, ये सब हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, अभी इंडिया के द्वारा जो राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाए गए उस समय भी इन राइस की जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये राइस के कुछ टाइप्स हैं जिनको वहाँ पे उगाया जाएगा, उसके लिए जो पानी है उसकी डिमांड चाहिए यहाँ पे तमिलनाडु के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस इश्यू कि अब पानी आपको रिलीज करना ही होगा, हो सकता है आपके पास कम हो, मानसून अच्छा ना रहा हो, आपके द्वारा जो पानी है वो रिलीज करना होगा। केरल का क्या रोल है, केरल से जो काबिनी है, वायनाड का जो एरिया है वहाँ से इसको ज्वाइन करती हैं कावेरी नदी को। तो ये था यहाँ पे कावेरी इशू के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग में एक कमेटी बनी थी। कमेटी जो बीजेपी के जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं विवेक ठाकुर, उनका यहाँ पे चेयरमैनशिप में बना। उसके द्वारा यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बेसिकली एग्जामिन किया गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या रोल रहेगा, जिसके अंदर आप देखिए कि हमने कल देखा था मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको कि बेसिकली कहा गया है कि इंडिया अभी यहाँ पे तैयार नहीं है इस कॉन्सेप्ट के लिए। क्यों तैयार नहीं है, आप देखिए कि यहाँ पे जो पीपल टीचर रेशियो है, जो पीपल टीचर रेशियो है वो यहाँ पे पीपल टीचर जो रेशियो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो सकता है कि कितने परसेंट जो ट्रैफिक, बेसिकली उसको ट्रैफिक वर्ड यूज कर सकते हो आप, कि कितना जो पर्सन है वो आने वाले हैं, कितने परसेंट जाने वाले हैं, उसके बेसिस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे डिसिमिलरिटीज़ हैं, लॉट्स ऑफ यहाँ पे डिफरेंस है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव में भी। आप देखिए कि कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं जो सेंटर के द्वारा जो चलाए जाते हैं, सेंटर के द्वारा जो हायर एजुकेशन जो चलाए जाते हैं वो ओनली 6% है, ओनली 6% है। आपको जो रेस्ट 94% है वो आपको स्टेट वाइज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा हायर एजुकेशन जो फाइनेंसिंग एजेंसी है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए 2017 के समय इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया था। यहाँ पे 90.09% जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे शेयरिंग है। और अगर हम बात करें 9.01 जो परसेंट है वो कैनरा बैंक का यहाँ पे शेयरिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस में केनरा बैंक, दिस इज ऑल अबाउट द हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। तो हमको ऐसे हायर एजुकेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। 2030 तक बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। 50% जो पॉपुलेशन है 2035 तक जो हमारा स्किल के रिगार्डिंग के जो इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर उनका यहाँ पे एनरोलमेंट हो। दिस इज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट का पैनल का जो डिमांड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तवा नाम का जो ट्राइब है, तवा नाम का ट्राइब कहाँ पे मिलता है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आसाम है, आपको मेघालय का जो रीजन है, इवन आपको यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश के रीजन के अंदर भी ये ट्राइब आपको देखने के लिए मिलता है। उनके द्वारा एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, वानचुआ नाम का जो उनका फेस्टिवल है, वानचुआ। ये बेसिकली इस फेस्टिवल के बारे में आपको, ये वो फेस्टिवल के रिगार्डिंग में है जिसके अंदर ये जो वुड है, वुड के जो स्टिक्स हैं उनको यूज़ किया जाता है जिस सर्किल के रूप में, और उसको ये बेसिकली यहाँ पे
प्रेस करते हुए इस तरीके से जो डांस है वो इनके द्वारा किया जाता है वांचुआ फेस्टिवल के अंदर में। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट 5 to 6 ईयर्स के अंदर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है तवा ट्राइब के द्वारा में। तवा ट्राइब आपको नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसको कंट्री में क्यों ऐसी डिमांड है कि उसको जो या कॉमन हम पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो उसको कम्प्लीटली एक होमोजीनियस वे में देखा जाता है। जैसे कि आसाम के एरिया से जो बिलोंग करने वाला पर्सन है उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, जो मिजोरम से है वो डिफरेंट है, जो त्रिपुरा से है डिफरेंट है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसको एक सिंगल होमोजीनियस टेरिटरी के रूप में नहीं ट्रीट करना चाहिए। पहले भी काफ़ी सारी कमेटीज़ के द्वारा इसके बारे में रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिसके अंदर बेजबुरा नाम की जो कमेटी है, बेजबुरा नाम की जो कमेटी है 2014 में, तो उस कमेटी के द्वारा भी रिकमेंड किया गया था कि कम्प्लीटली डिफरेंट एज ए होमोजीनियस एरिया के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए इस एरिया को। दिस इज ऑल अबाउट द तवा ट्राइब। उनका जो फेस्टिवल वांचुआ फेस्टिवल 5 to 6 ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो यूएस का ट्रिप के लिए गए हैं। वहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट एरिया के जो लोग हैं उनसे ये मिल रहे हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि हमने बात किया था यूएसए के साथ वहाँ पे उनका मीटिंग हुआ है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का जो IBS से जो फोरम है उसके कंट्रीज़ के लोगों से मिले हैं। IBS से कहाँ से इस्टेब्लिशमेंट आया 2003 में, कौन सा डिक्लेरेशन, ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन। कौन सा, ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन। अब ये ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन एक और बात से रिलेटेड है, वो कौन सी चीज़ से रिलेटेड है आप बताना। क्या हाईवेज़ के अंदर में जो ट्रैफिक में हमारे यहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं, आप देखिए हाईवे के अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर 1.5 जो लाख पीपल हैं हर साल उनका डेथ होता है इंडिया के अंदर में। ये शो करता है कि इंडिया के जो लोग हैं कितना लूजली वे में जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो ट्रैफिक्स का प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है वो सब यहाँ पे शो करता है। रोड्स की क्वालिटी को भी बात करेगा, इंजीनियरिंग स्किल्स कैसी हैं, रोड बनाने के वक्त में कितना वहाँ पे घुमाव होना चाहिए था, कितना नहीं होना चाहिए था, क्या प्रॉपर सिग्नल्स लगाए गए हैं ट्रैफिक के, या लोगों को सिग्नल्स पता भी हैं या नहीं है। डेट्स ऑल अबाउट द दिस रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। तो उससे रिलेटेड भी एक डिक्लेरेशन है, क्या वो ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन है, या आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, या अपना एक बार गूगल जरूर करना इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनसे मिले हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात के अंदर में बात किया गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू में, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में 1945 के समय, और उस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दो ट्विन हैं जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर आए। कौन से हैं दो ट्विन, एक है हमारा वर्ल्ड बैंक, एक है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ये दो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाई प्रोडक्ट हैं, या ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के ट्विन्स के रूप से भी हम इनको जानते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी बेसिकली साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं कि साउथ के जो कंट्रीज है, या साउथ कोऑपरेशन, या अगर हम बात करें कि जो सदर्न कंट्रीज जिनको यहाँ पे जिनका कॉलोनियल पास्ट है, कंटिन्यूस डिस्क्रिमिनेशन है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको यहाँ पे इंडिया के द्वारा काफ़ी अच्छे से जो आवाज़ है उठाई गई G20 की मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया है, और ये सब यहाँ पे बात की गई, डिस्कस किया गया। इसी दौरान हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो मडागास्कर की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके जो लोग हैं उनसे भी मिले थे इस समय में। मडागास्कर कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, सॉरी ये इंडिया का मैप हो गया। मडागास्कर कहाँ पे सिचुएटेड है, मडागास्कर सपोज कि ये अफ्रीका है, ये जो यहाँ पे कन्फ्लिक्टेड जो एरियाज़ कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर हैं, बुर्किना फासो, माली है, नाइगर है, ये सब कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर हैं। मडागास्कर ये एरिया है, यहाँ पे लेक विक्टोरिया है। ज्योग्राफी के अंदर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कभी कभी बोला जाता है कि लेक विक्टोरिया है उसी का ये लैंड है, यहाँ से निकल गया। तो ये मडागास्कर का जो एरिया है, यहाँ पे आपको कोमरोस आइलैंड भी देखने के लिए मिलेगा, जिसके पास अफ्रीकन यूनियन का क्या है इस समय, प्रेसिडेंसी है, जो 55 कंट्रीज़ का ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन। तो यहाँ पे साउथ कोऑपरेशन, मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको रिफॉर्म करने की बात की गई। अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में ये जो डिमांड है, बात है, वो की गई है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट, मणिपुर के अंदर वायलेंस का सिचुएशन हुआ, वहाँ पे जो इंटरनेट है उसको रीस्टोर किया गया है। रीस्टोर करने के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ थी कि कुछ बच्चे जो वहाँ पे मिसिंग हैं
उनके फ़ोटोज़ वायरल हुए हैं कि ये जो चिल्ड्रंस हैं ये मिसिंग हैं, ये स्टूडेंट मिसिंग है हमारी फैमिली से, तो इसको बेसिकली किनके द्वारा अबडक्ट किया गया है या इनका कहीं पे बॉडी मिला है। इस तरीके के जो फ़ोटोज़ है वो भी वहाँ पे लोगों के पास आना शुरू हुई जब से इंटरनेट है उसका रिस्टोरेशन हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिस गीता मित्तल कमेटी है वो बनाई गई थी, तो उस गीता मित्तल कमेटी के अगेंस्ट में ही यहाँ पे उस कमेटी के अगेंस्ट में यहाँ पे पेटिशन फाइल की है। तो सीजीआई सर के द्वारा कहा गया कि हम जो सुप्रीम कोर्ट है उनका काम नहीं है गवर्नमेंट को रन करना, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो हम हो सकता है कि जस्टिस जो गीता मित्तल कमेटी है उसको ही स्कार्फ कर देंगे। अगर कंटिन्यूस इस तरीके का आप जो डिस्ट्रस्ट है उसको शो करोगे, क्या तो आप उस कमेटी के अंदर अपना ट्रस्ट है उसको शो कीजिए, क्या यहाँ पे बेसिकली अपना जो अपने हैंड के अंदर लेके यहाँ पे काम को है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अपेक्स कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई यहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन को मॉनिटर करने के लिए कैसे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन या रिस्टोरेशन किया जाएगा, वहाँ पे जो लोगों को राइट्स हैं कैसे वहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो उनको पहुँच सकें इन रिहेबिलिटेशन कैंप्स के अंदर में भी। और कैंप से रिलेटेड हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि वहाँ पे कुछ बेसिकली जो टॉयज़ हैं वो बनाने का काम है वो स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर एक एनजीओ है, इसके अंदर 1 मिलियन नाम का जो एनजीओ है वो भी वहाँ से जुड़ा था। नेक्स्ट एनजीओ से रिलेटेड ही न्यूज़ है, एनजीओज़ को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास में एक एक्ट है, उसका नाम है एफसीआरए। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। एनजीओज़ के रेगुलेशन के रिगार्डिंग में कोई कमेटी है उसका नाम बताइए। विजय कुमार कमेटी है, विजय कुमार कमेटी है एनजीओज़ के रेगुलेशन के रिगार्डिंग में। और हमारी एक आईबी की रिपोर्ट भी क्या बोलती है कि एनजीओज़ के द्वारा कंटिन्यूस ये डिस्टर्बेंस किया जाता है ना प्रोजेक्ट्स के अंदर में। सपोज कीजिए आप कोई रोड बना रहे हो, रोड के अंदर जो डिस्टर्बेंस किया गया तो डिस्टर्बेंस की वजह से 2% ऑफ जीडीपी का कंटिन्यूस लॉस होता है इंडिया को। ये विजय कुमार कमेटी का या आईबी की रिपोर्ट का पब्लिकेशन है। तो एनजीओज़ को रेगुलेट करने के लिए एफसीआरए का हमारा कमेटी है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। एक और एक्ट है फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर में आता है या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? ये आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एफसीआरए के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि फॉरेन से जो आपके पास फंडिंग आई है उसके अंदर में बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है कितना जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल है, कितना इनमूवेबल है, उन सभी के बारे में यहाँ पे जो डिस्क्राइब है वो देना है। फॉरेन से जो फंडिंग है या फॉरेन से जो भी चीज़ रिसीव की गई है एनजीओज़ के द्वारा, एनजीओज़ की अगर हम बात करें तो इनका एक टेंडेंसी आपको काफ़ी कॉमन देखने के लिए मिलेगा कि कहाँ से फंडिंग आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एनजीओज़ के जैसे आप देखें कि अगर ग्रीन पीस है, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो एनजीओज़ हैं वो यहाँ पे वर्क करेंगे, तो जो इनको फंड करेगा ना वहाँ की कंट्री को बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो मिल सके, उस सब का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है दोनों ही तरीके से। कभी कभी एनजीओज़ काफ़ी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे बट खुद का ही जो पैसा है कहाँ पे वो स्पेंड करते हैं उसके बारे में वो रिपोर्ट नहीं देंगे। इसी वजह से एफसीआरए एक्ट ये सब एग्जिस्टेंस के अंदर में आए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एफसीआरए एक्ट के अंदर में इससे पहले भी काफ़ी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए थे, जैसे कि सभी एनजीओज़ का दिल्ली के अंदर अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर मनी है वो जाएगा। यहाँ पे कुछ बड़े जो एनजीओ हैं, छोटे छोटे एनजीओज़ को जो पैसा है, सपोज कीजिए बड़े एनजीओ हैं उनको 5 करोड़ है वो पैसा रिसीव हुआ, तो यहाँ पे जो छोटे एनजीओज़ हैं जो जिनका जैसे कोई छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रहा है, कोई नागालैंड के अंदर काम कर रहा है, तो इन एनजीओज़ को बेसिकली यहाँ पे जो 5 करोड़ से ये आपको 10 लाख है वो सप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मना कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जब 2022 के समय या 21 के समय जो एक्ट आए थे, एफसीआरए के जो नए जो गाइडलाइंस इश्यू की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा में, तो ये मना किया गया था। एसबीआई का जो एक अकाउंट है वो दिल्ली के अंदर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आपको कितना पैसा खर्च करना है उसके बारे में भी जानकारी देनी होगी, कितना पैसा आपको यहाँ पे खर्च करना है। कुछ लिमिटेशंस लगाई गई थी कि 50% जो पैसा है वो आपका एनजीओ का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप खर्च करोगे। तो इस तरीके से रेगुलेट किया गया है एनजीओज़ को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एनजीओ स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर में। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो आप देखिए कि एनजीओज़ के द्वारा जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती उन लोगों की आवाज़ इनके द्वारा उठाई जाती है, वहाँ तक ये रिलीफ पहुँचाते हैं। कंटिन्यूस गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशराइज है वो करते हैं कि इस तरीके का आप इनिशिएटिव है वो लीजिए। आप देखिए कि ऐसे ही एक हमारी जगह है जोशीमठ। जोशीमठ कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर में।
जोशीमठ कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर में। लास्ट ईयर ये न्यूज़ के अंदर क्यों थी? क्योंकि वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर दरार आना शुरू हुई। लैंड सब्सिडेंस का फिर रिपोर्ट आया कि यहाँ की जो ज़मीन है वो कंटिन्यू धंस रही है, सब्सिडेंस उसका हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा पैनल्स बनाए गए। 8 जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है बिल्डिंग के रिगार्डिंग में, वाटर के रिगार्डिंग में, वहाँ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उन सभी 8 इंस्टीट्यूशंस का रिपोर्ट बनाया गया। रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिया गया। फिर उसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि रिपोर्ट को आप पब्लिक डोमेन के अंदर रखिए, जिससे जनता को पता लगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों यहाँ पे जोशीमठ है वो कंटिन्यूस सिंकिंग की पोजीशन या लैंड सब्सिडेंस की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे अराइज हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2-3 बातें बताई गई। एक लैंड सब्सिडेंस के बिहाइंड में एक तो देखिए कि जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं, तो सिस्मिक एक्टिविटी है उसको एक कारण माना गया कि सिस्मिक एक्टिविटी तो आपको पता होगा कि इंडियन जो प्लेट है वो कंटिन्यूस यहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट है उसको कंटिन्यूस पुश कर रही है। इसकी वजह से आपको हमारी जो एवरेस्ट है उसका भी जो टोटल जो 8848 हुआ करता था वो चेंज हुआ है, वो जो नंबर है वो चेंज हुआ है। इंडियन प्लेट के द्वारा कंटिन्यूस पुश करने का रीज़न ये है कि अभी ये एक्टिव स्टेट के अंदर है। और आपको ये जो हिमालयाज का जो फॉर्मेशन है ना, जो हम 3 लेयर के अंदर रीड करते हैं, वो 3 लेयर अभी एक्सटेंड होगा आने वाले समय के अंदर में। अब वो कब होगा? मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स के अंदर में। ये कंटिन्यूस एक्टिव है, हमारा ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। तो एक तो सिस्मिक एक्टिविटी एक रीजन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी रीजन के अंदर में जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो लूप होल है, जो कंस्ट्रक्शन के जो लूप होल हैं उनको भी एक कारण माना गया। कंस्ट्रक्शन के क्या लूप होल हैं? जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड है 2016 का, उसके अकॉर्डिंग में बिल्डिंग का ना बनाना, ये काफ़ी ऐसे कारण है जिसकी वजह से भी जो वहाँ के जो मकान हैं उनके अंदर दरार की जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिली थी। मकान कंटिन्यूस यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की सिचुएशन में आ गए थे। इसके अलावा स्टूडेंट पुअर ड्रेनेज सिस्टम और पॉपुलेशन प्रेशर को भी एक कारण माना गया। पुअर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो ड्रेनेज का एरिया है वो पुअर है, और वो यहाँ पे जो लैंड सब्सिडेंस है उसको बेसिकली इंक्रीज करेगा अगर ड्रेनेज सिस्टम सही से नहीं होगा तो दिस इज ऑल अबाउट द सम रीजन्स जो यहाँ पे साइट किए गए हैं। कुछ लोगों के द्वारा, जो वहाँ के लोकल एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि ये तो 2012 के समय जो रिपोर्ट बनी थी उसके अंदर भी यही बात कही गई थी। बट क्या यहाँ पे चेंज आया? क्या जो एनटीपीसी का वो प्लांट है जिसके अगेंस्ट में जो लोग वहाँ पे कंटिन्यूस वॉइस रेज कर रहे हैं कि एनटीपीसी के उस प्लांट के अंदर में जो ब्लास्ट की सिचुएशन की जाती है, एनटीपीसी के द्वारा जो ब्लास्ट किया जाता है, जो 2012 के समय स्टेट डिजास्टर जो कमेटी है उसके द्वारा मना कर दिया गया था कि इस एरिया के अंदर ब्लास्ट की कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एमसी मिश्रा कमेटी है जिसके द्वारा भी यही रिकमेंडेशंस थे। लोगों का मानना है कि बार बार में वही सब बात करने से अच्छा है कि लिटिल बिट कुछ एक्टिविटी की जाए जिससे कि इस डिजास्टर की सिचुएशन है उसको रोका जा सके। तो ये स्टूडेंट जोशीमठ के बारे में है। आप देखिए कि उत्तराखंड कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर रहता है। वहाँ पे क्लाइमेटिक सिचुएशन की वजह से भी 2013 में जो फ्लड की सिचुएशन आई थी, तो उस बारिश और फ्लड के अंदर में वहाँ पे एक कमेटी बनी थी, चोपड़ा कमेटी। तो चोपड़ा कमेटी के द्वारा भी रिकमेंड किया गया था कि कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाए, डैम वहाँ पे नहीं बना जाए। एक डैम के अंदर जो ग्लेशियर है उसका भी वहाँ पे ब्रेक हुआ था 2021 के समय, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट का एरिया है उसके अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द जोशीमठ के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा गगनयान मिशन के बारे में है, तो गगनयान मिशन के रिगार्डिंग में जो क्वालिफाइंग टेस्ट है वो किया गया है इसरो के द्वारा। और जो महेंद्रगिरी का जो एरिया है, अब ये महेंद्रगिरी कहाँ पे है? क्या ईस्टर्न घाट की सबसे बड़ी ये पीक है महेंद्रगिरी, ये आपको पता होना चाहिए। महेंद्रगिरी के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क को ज़रूर से किया कीजिए, बताया कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा नेम रिवील हो सकता है या आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पे आगे कोई इश्यू हो सकते हैं, तो नेम को XYZ के नाम से चेंज कर लीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा यहाँ पे बेसिकली। तो महेंद्रगिरी के बारे में आप बताना कि कहाँ पे ये सिचुएटेड है, कितना इसका हाइट है, क्योंकि हमने वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक हैं अन्नामुडी, बाबा भूदान है, उन सभी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। अन्नामुडी, बाबा भूदान है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है, ये कौन से एरिया के अंदर सिचुएटेड है, जहाँ पे ये गगनयान मिशन को, इंजन को टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा। गगनयान मिशन जो हम नेक्स्ट अब 2024 के अंदर सेंड करने वाले हैं, हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट होगा। जो हमारे इनके फाउंडर्स हैं विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर बाबा, उनके द्वारा जो सपने देखे गए थे उनको बेसिकली एग्जिस्टेंस के अंदर आ रहे हैं वो समहाउ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट फिलीपाइंस के बारे में है,
आप देखिए कि साउथ चाइना सी का जो रीजन है उसके अंदर कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है। फिलीपाइंस के द्वारा 2016 के अंदर भी केस किया गया था अगेंस्ट द चाइना। वहाँ पे इनको जीत भी मिली थी कि चाइना ने जो साउथ चाइना सी का एरिया यहाँ पे एक्वायर किया है वो कम्प्लीटली गलत है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि चाइना के द्वारा यहाँ पे एक बैरियर है वो लगाया गया था, तो उस बैरियर को रिमूव किया है फिलीपाइंस ने। फिलीपाइंस के बारे में हमने 2-3 चीज़ें और डिस्कस की हैं। एक तो यहाँ पे आप देखना साउथ चाइना सी के जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में एक रीड करना आप। स्पार्थली आइलैंड कहाँ पे है, स्पार्थली आइलैंड जो है वो कहाँ पे है, ये आपको देखना, एक बार आप गूगल करना इन सभी के बारे में। फिलीपाइंस के बारे में हमने रीड किया रिसेंटली कुछ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जो फिलीपाइंस के अंदर ही सिचुएटेड है। हमने देखा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो भी फिलीपाइंस का मनीला के अंदर है। और एक देखिए कि जो मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है वो भी फिलीपाइंस से ही दिया जाता है। जो मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है वो फिलीपाइंस से ही दिया जाता है। रिसेंटली एक इंडियन को ही मैग्सेसे अवार्ड है वो दिया गया है, जो कि एक सर्जन है, उनके द्वारा काफ़ी सारी जो सर्जरी हैं वो की गई हैं। तो ये है बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा फिलीपाइंस के बारे में। जो बैरियर था उसको रिमूव कर दिया है चाइना के द्वारा जो लगाया गया था। क्यूबा का जो एम्बेसी है वाशिंगटन के अंदर, उसके ऊपर कुछ कॉकटेल के थ्रू अटैक किया गया। तो क्यूबा कहाँ है, जो हमारे वेस्ट इंडीज़ के नाम से हम जानते हैं ना, वेस्ट इंडीज़ के नाम से कैरेबियन सी के अंदर में ये सिचुएटेड है क्यूबा। क्यूबा का कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स, हवाना। हवाना है क्यूबा का कैपिटल। यहाँ पे एक कंट्री है हेती, इन्हीं के पास में सिचुएटेड है हेती, वो भी न्यूज़ के अंदर में था। क्यूबा, हवाना, हेती, दिस इज ऑल अबाउट द कैरेबियन सी। वहाँ के जो कंट्रीज हैं, जमैका, ये सब आप जानते होंगे उन सभी के बारे में। जमैका है, बारबाडोस है, ये सब जो न्यूज़ के अंदर रहते हैं। इन सभी कंट्रीज़ का मिलके एक वेस्ट इंडीज़ नाम की टीम है जो क्रिकेट खेलती है। बेसिकली ये 5-6 कंट्री मिलके एक टीम बनाते हैं। और ये लोग बेसिकली ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा उस समय में इन लोगों को माइग्रेट किया गया था एज ए लेबरर के रूप में। बाद में ये कॉलोनी से इंडिपेंडेंट हुए, अपने इन्होंने इंडिपेंडेंस है वो अचीव की। स्टूडेंट 2014 के समय रसिया के द्वारा जो क्रीमिया का एरिया है उसको कैप्चर किया गया था। उसी क्रीमिया के अंदर में आप देखिए कि इनका जो ब्लैक सी फ्लीट हुआ करता था उसके कमांडर को मार दिया गया है। ये यूक्रेन के द्वारा कहा गया है कि जो सेवास्तोपोल का एरिया है, जो सेवास्तोपोल है, उस सेवास्तोपोल के अंदर में जो क्रीमिया के एरिया में इनका जो फ्लीट हुआ करता था रसिया का। अब रसिया ने इस एरिया को क्यों कैप्चर किया था क्रीमिया को, आप देखिए कि ये जो बेसिकली ब्लैक सी के थ्रू, जो ब्लैक सी है, सी ऑफ अजोव है, वहाँ पे जो कर्च स्ट्रेट है, ये ब्लैक सी है, ये क्रीमिया का एरिया है, यहाँ पे सी ऑफ अजोव है, और ये आपको जो स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगी वो कौन सी है, कर्च स्ट्रेट। स्टूडेंट्स, ये कैप्चर इस वजह से किया गया था कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के रसिया के जो नॉर्दर्न में एरियाज हैं वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाते हैं विंटर के समय में, तो इसके ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वजह से इन्होंने इस क्रीमिया के एरिया को कैप्चर किया 2014 में। जब से इसको G8 से भी निकाल दिया गया, G8 दोबारा से G7 बन गया था, रसिया को निकाल दिया गया था G8 से क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद में। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रीमिया के ही तो क्रीमिया के वहीं पे सिचुएटेड है सेवास्तोपोल, जहाँ पे बेसिकली इनका जो ब्लैक सी का जो फ्लीट है वो सिचुएटेड है, जिसको यूक्रेन के द्वारा अटैक किया गया। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा आवाज़ के अंदर डिस्टरबेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एसएनपी के बारे में। एसएनपी ग्लोबल के द्वारा यहाँ पे एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि इंडिया के बैंक्स को अगर फॉरेन से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर रिसीव करना है, जो प्रेजेंट समय में जो नंबर बताया गया है उससे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया को अगर रिसीव करना है, तो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बैंक्स को यहाँ पे रिफॉर्म करना होगा। बैंक्स को अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, असेट का जो क्वालिटी है, उन सभी के अंदर चेंज लाना होगा, जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो सके, हायर क्रेडिट ग्रोथ हो, और जिससे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट समय में आप देखिए 8.36 जो ट्रिलियन है उसको एक ग्रोथ का प्रोजेक्ट माना गया है। जो अर्लियर कितना हुआ करता था, 7.7 ट्रिलियन हुआ करता था। तो 8 यहाँ पे ट्रिलियन है वो बेसिकली यहाँ पे बाहर से इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है बैंक्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें सरफरासी एक्ट के बारे में है। सरफरासी एक्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये 2002 का एक्ट है। अब ये क्या है एक्ट, आप देखिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंस असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है 2002 का।
अब ये एक्ट क्या है, आप देखिए किसी पर्सन के द्वारा लोन लिया गया तो डेप्थ जो दिया जाता है बैंक के द्वारा, तो उस डेप्थ का रिकवरी से रिलेटेड एक्ट है। अब रिकवरी के अंदर क्या किया जाएगा, रिकवरी के अंदर बेसिकली आपको जो आपका यहाँ पे जो अगर हम बात करें जो कॉमर्शियल असेट आप रखोगे, या डिफ़ॉल्टर जो आपका जो डिफ़ॉल्टर पर्सन है उसका कोई रेजिडेंस होगा, उसको यहाँ पे रिकवर किया जाता है इस एक्ट के थ्रू, सरफराजी एक्ट के थ्रू। आपका जो कॉमर्शियल असेट है, आपका जो कॉमर्शियल असेट है आप रखा जाता है यहाँ पे डेप्थ के थ्रू में, या आपका कोई रेजिडेंशियल एरिया है जिसको आप यहाँ पे रखते हो इस एक्ट के थ्रू, तो उस एक्ट को यहाँ पे उस एक्ट के थ्रू बैंक्स को आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि इनको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बतानी है कि कितना जो पैसा है वो लिया, कितना यहाँ पे जो असेट है उसको रिकवर किया गया। स्टूडेंट्स, इसी एक्ट के थ्रू अर्सिल नाम का असेट रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली, कंस्ट्रक्शन रिकवरी के रिगार्डिंग में, या जो बैड लोन है उनका रिकवरी के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, क्या ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर में अलाउ होता है, क्या कोऑपरेटिव बैंक्स सरफरेसी एक्ट के थ्रू रिकवरी करती हैं? तो स्टूडेंट सही है, कोऑपरेटिव बैंक्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे रिकवरी किया जाता है इस सरफरेसी एक्ट के द्वारा। तो आज हमने क्या क्या पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, 2002 का जो सरफरेसी एक्ट है उसके बारे में हमने बात की, हमने यहाँ पे बैंक्स के अंदर रिफॉर्म की बात की जिससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। सेवास्तिपोल है जो ब्लैक सी का एरिया है, वहाँ पे उनका फ्लीट हुआ करता था जिसके कमांडर को मार दिया गया यूक्रेन के द्वारा, ये कहा गया है। क्यूबा की एम्बेसी, क्यूबा कहाँ है, बेसिकली क्यूबा कैरेबियन सी में है, उसका कैपिटल है हवाना, उसके एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इस तरीके से जो प्रोवाइड है वो करनी चाहिए, बेसिकली जो वियना कन्वेंशन के थ्रू भी है। फिलीपाइंस आपको पता होगा, फिलीपाइंस के रीजन के बारे में, फिलीपाइंस जो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर है, उसने चाइना के द्वारा जो साउथ चाइना सी में बैरियर लगाया गया उसको रिमूव कर दिया है, तो हो सकता है डिस्प्यूट अब आगे जाए इनके बीच में। नेक्स्ट अगर हम बात करें महेंद्रगिरी के अंदर जो गगनयान मिशन का जो इंजन है उसको टेस्ट किया है इसरो ने महेंद्रगिरी को, आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, ईस्टर्न घाट के अंदर है या वेस्टर्न घाट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जोशीमठ का श्रिंकिंग के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट है कि यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं वो रोकनी होंगी। सिस्क एक्टिविटी हाई है तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो ब्लास्टिंग है उसको रोकना होगा, कंस्ट्रक्शन के जो लूप होल्स है उनको इम्प्रूव करना होगा, पुअर ड्रेनेज है उसको यहाँ पे सुधारना होगा, और पॉपुलेशन प्रेशर या रिसोर्स को जो गेन करने का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करना होगा। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी जो कि मणिपुर के अंदर रिलीफ एंड रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग में है, रिलीफ कैंप्स के अंदर में। एनजीओ का नया गाइडलाइन इशू किया गया है एफसीआर एक्ट के थ्रू, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो कहाँ पे गए हैं, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो मीटिंग होगा उसको एड्रेस करेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से मिले हैं, मडागास्कर के लोगों से भी मिले हैं। इसके अलावा जो सेक्रेटरी जनरल है उनसे उनकी मुलाकात हुई, ब्रसीलिया डिक्लेरेशन के थ्रू जो आईबीएस से इस्टेब्लिशमेंट में आया उनके जो लीडर्स हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। नॉर्थ ईस्ट को एक होमोजीनियस रीजन के रूप में ना देखा जाए, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी है वहाँ पे। तवा जो बेसिकली एक ट्राइब है उसका एक फेस्टिवल है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, उन सभी के बारे में। और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रॉपर ट्रैफिक का डाटा होना चाहिए। पीपल टीचर जो रेशियो है उसको ये डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट कावेरी के बारे में, ब्रह्मगिरी हिल्स ताल कावेरी नाम की जगह है जहां से ओरिजिनेट होती है। साउथ वेस्ट मानसून डेफिसिट रहा, ये डिमांड है कर्नाटका का। तमिलनाडु को पानी यहाँ पे रिटेटिंग मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू भी मिलता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तमिलनाडु के अंदर जो कंटिन्यूस टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन या टेम्पल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग जो कन्फ्लिक्ट है टेम्पल जो अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट के बीच में, वो यहाँ पे देखने के लिए मिला, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किए गए हैं। और तमिलनाडु टेम्पल्स के अंदर में तो हिम्स म्यूजिक है उसको प्रोवाइड करने के लिए उदुयार नाम की जो महिलाएं हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारे तीस्ता वाटर ट्रीटी है जो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मेधा पाटकर मैम के द्वारा कहा गया है कि जो ममता बनर्जी हैं उसको इस ट्रीटी को बेसिकली कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेशन में लाना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आर्टिकल 21A है। केस के बारे में आपको बताना है, आर्टिकल 21 का कौन सा केस है। रामामूर्ति कमेटी इसके बाद में बनती है। राइट टू एजुकेशन आता है। एज ग्रुप आपको यहाँ पे पता होना चाहिए।
नेक्स्ट आधार के बारे में बात की गई। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, वो जो मूडी का जो रिपोर्ट है उसको कम्प्लीटली यहाँ पे मना कर दिया गया। मानसून के बारे में अगर हम बात करें, विड्रॉल उसका स्टार्ट हो चुका है। जो हमारा आईएमडी है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके द्वारा भी अनाउंस किया गया है, उसका विड्रॉल स्टार्ट हो गया है राजस्थान के थ्रू। अब रिटेटिंग मानसून के थ्रू कोरामंडल कोस्ट को जो पानी है वो रिसीव होगा। दलाई लामा के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि हम ऑटोनॉमी चाहते हैं, हम सेपरेशन नहीं चाहते, हमारे तिब्बतियन एरिया का लोसर फेस्टिवल लासा के एरिया में विजिट करना चाहते हैं। और कर्नाटक के अंदर एक कौन सी जगह है, बैक बैक कुप्पे बेल कुप्पे नाम की जो जगह है, जहाँ पे बराक ओबामा भी विजिट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे कर्नाटक के अंदर। जो धर्मशाला के बाद में तिब्बतियन कम्युनिटी सेकंड हाईएस्ट वहाँ पे रहती है। तो ये आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, आप इनके बारे में रीड रिवाइज ज़रूर से कीजिए। बार बार जितना रीड एंड रिवाइज करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। और न्यूज़पेपर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, पहले खुद रीड करना, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो। आप मेरा देखते हो या किसी दूसरे टीचर का देखते हो, जो भी डिस्कशन, पहले खुद से रीड कीजिए। एग्जाम भी आप ही लिखोगे, टीचर एग्जाम नहीं लिखता। टीचर के थ्रू आप बाद में एज ए सप्लीमेंट्री रूप से उसको फॉलो कीजिए। एक बार आप जल्दी जल्दी ज़रूर से आधा एक घंटा न्यूज़पेपर खुद को रीड कीजिए। जो एडिटोरियल्स का डिस्कशन की बात है, 1 अक्टूबर से आपके एडिटोरियल्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। एक अलग लेक्चर सीरीज बनाएंगे, एक तरफ से न्यूज़पेपर को कवर करेंगे और एडिटोरियल्स को फिर अलग से उसके अंदर में अलग से एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें सारे एडिटोरियल है। इंडियन एक्सप्रेस के भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको वहाँ पे ऐड करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।